नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका आह्वान। आपका बहुत स्वागत है टीवी 7 भारत में। देखिए, दोपहर के 2 बज रहे हैं। मैं हाजिर हूं आपके सामने कुछ ऐसी खबरों के साथ जो आपको जानने के लिए बहुत जरूरी हो जाती हैं। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर का। तो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में समय इंडियन अलायंस की अहम बैठक जारी है। विपक्षी दलों के कई वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल है और आने वाले चुनावों में गठबंधन की रणनीति तथा विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर चर्चाएं जारी हैं। बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल है, क्योंकि पिछले कुछ समय से गठबंधन के भीतर एकता, सीट शेयरिंग और नेतृत्व जैसे मुद्दों को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। साथ ही ऐसे में आज की बैठक को विपक्ष के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कई अहम प्रस्तावों और भविष्य की रणनीति पर भी विचार विमर्श हो सकता है। साथ ही विपक्षी दलों के बीच बेहतर साथ ही साक्षा और एकजुटता का देखिए यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम को लेकर भी चर्चाएं जारी हैं। आपको बता दें, जो बैठक अभी जारी है दिल्ली में, ये बैठक के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। 2:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सभी मीडिया कर्मी से यहाँ पे सभी लोग विपक्ष के आज बात करेंगे। सारी देखिए जो भी योजनाएं हैं उनको साझा करेंगे, जिसमें गठबंधन के नेता बैठक के लिए गए जो फैसलों और आगे की रणनीति की जानकारी मीडिया को की तरफ से देखिए साझा करेंगे। साथ ही अब सभी की नजरें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी है, क्योंकि इससे साफ हो गया है कि विपक्षी दल किस मुद्दे पर एकजुट है और आने वाले समय में उनके राजनीतिक दिशा क्या रहने वाली है। साथ ही आपको बताएं, बैठक के फैसलों पर देश की नजरें अब पूरी तरह से यहाँ टिकती नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन की अहम बैठक अभी भी देखिए दिल्ली में जारी है। साथ ही आप तस्वीरों में भी साफ तौर से देख सकते होंगे, आपको सभी यहाँ पे देखिए आपको अखिलेश यादव दिख रहे हैं, साथ ही राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे है, इंदिरा, आपको सभी यहाँ पे मौजूद एक छत के नीचे सभी विपक्ष एक साथ बैठा दिख रहा है। देखिए यहाँ ये कह सकते आता है। साथ ही देखिए आगामी विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में सभी विपक्ष के साथ यहाँ अखिलेश यादव भी मौजूद हैं। अखिलेश यादव भी देखिए सभी के साथ मौजूद हैं। तो देखा जा सकता है कि अखिलेश यादव भी बहुत ज्यादा सक्रिय हैं और साथ ही बहुत ज्यादा देखिए रणनीति के साथ तो काम कर रहे हैं कि कैसे अपने पीडीए फॉर्मूले के साथ वो विधानसभा उत्तर प्रदेश में किस तरह से अपनी जीत लड़ा पाते हैं, किस तरह से वो सरकार को पीछे ले पाते हैं। साथ ही आज की जो बैठक है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। देखने वाली बात होगी कि जो आज 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस सभी विपक्षी दल करने वाले हैं, आखिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास निकल कर आता है, क्या कुछ ये कहते हैं मीडिया कर्मियों से, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही हम आपको बता दें, टीवी 7 भारत आपको लगातार पूरी जो मीटिंग है, आज जो बैठक है, उसकी पल पल की अपडेट आपको देता रहेगा। इसलिए कहीं नहीं जाएंगे आप, सिर्फ टीवी 7 पर आप पूरी तरह से अपनी नजर बनाए रखेंगे। बहरहाल अभी खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं ग्रेटर नोएडा की खबर का। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर वेस्ट में देखिए एक बार फिर हाईराइज सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अरहिंद अंबर सोसाइटी में हुए दर्दनाक हादसे ने न सिर्फ एक परिवार की जिंदगी जाड़ दी, बल्कि पूरे सिस्टम की लापरवाही को भी उजागर कर दिया है। हादसे में आपको बताएं, इंचार्ज विकास भाटी की मौत हो गई है, जिनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में गंभीर फ्रैक्चर और आध्यात्मिक खून बहाने से मौत उनकी हो गई है। देखिए यहाँ बड़े सवाल यहाँ सोसाइटी की सुरक्षा के लिए खड़े हो रहे हैं। पूरी तरह से देखिए सोसाइटी एक ऐसी चीज होती है जहां पर हम 2 बार जरूर सोचते हैं कि हम यहाँ निवेश करें या ना करें, क्योंकि देखा जाता है कि अक्सर सोसाइटियों में लोग क्यों रहने जाते हैं, क्योंकि वहाँ देखिए वहाँ सेफ्टी बहुत ज़्यादा मिलती है। लेकिन ऐसी सोसाइटी में, ग्रेटर नोएडा की पॉश सोसाइटी में इस तरह की जो खबर आई है, बड़े सवाल सुरक्षा के घेरे में आकर खड़े हो गए हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि घटना के समय सोसाइटी के टावर पर काम चल रहा था, लेकिन सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई। सवाल ये उठता है कि जब हाईराइज इमारतों में ऊंचाई का काम होता है तो सेफ्टी और जिस पूरी तरह से बैरिकेडिंग की सुरक्षा आखिर क्यों नहीं की गई,
क्या ये सब सिर्फ कागजों पर दिखाने के लिए रह गए हैं? पुलिस ने इस मामले में बिल्डर और संबंधित लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है, जबकि आपको बताएं मेंटेनेंस इंचार्ज की भी गिरफ्तारी अब कर ली गई है। साथ ही आपको बताएं, बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ गिरफ्तारी से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, या फिर ये जो पैटर्न है जिसमें असली जिम्मेदार लोग बच निकलते हैं और नीचे काम करने वाले लोग अक्सर फंस जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय पर सुरक्षा इंतजाम और कार्रवाई होती है तो शायद जो ये विकास है इनकी जान बच जाती। निवासियों ने आरोप लगाया है कि सोसाइटी की घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया था और लगातार लापरवाही भी हो रही थी। ये भी सामने आया है कि जो सोसाइटी में पहले भी 20 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं। कई जगहों पर प्लास्टर गिरने की शिकायतें भी आई हैं, जिससे साफ होता है कि ये कोई पहली घटना नहीं थी, बल्कि एक लंबे समय से चल रही अनदेखी का नतीजा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आर्य सोसाइटी में रहने वाले हजारों लोग सुरक्षित हैं, या बिल्डर सिर्फ फ्लैट बेचकर अपनी जिम्मेदारी खत्म कर देते हैं? और क्या ये जो पूरी तरह से प्रशासन की भूमिका सिर्फ हादसे के बाद बयान जारी करना या किसी को गिरफ्तार करने तक सीमित रह जाती है? आइए आपको सुनाते हैं हमारी संवाददाता प्रिया राणा की इस सोसाइटी पर खास रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आप रहते हैं और करोड़ों रुपए अपने आशियाने में लगाकर अगर घर खरीद रहे हैं तो हमें बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा की सोसाइटियों में प्लास्टर गिरने से युवकों की मौत का मामला या फिर गंभीर चोटों का मामला सामने आ रहा है। ताजा ही मामला ग्रेटर नोएडा की अंबर सोसाइटी से सामने आया है। अरियंत अंबर सोसाइटी में एक युवक जो कि बाइक से जा रहा था, उसके सर पर प्लास्टर गिरता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ तस्वीर निकल करके सामने आई है कि खून बहने से, चोट लगने से उसकी मौत हुई, जिसके बाद बिस्ट्रक थाना पुलिस जागती हुई नजर आती है और अरियंत ग्रुप के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। और साथ ही मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो है, निम्बस वो कंपनी है जो पूरा मेंटेनेंस देख रही थी, उसके मैनेजर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जब करोड़ों रुपए अपने आशियाने में लगा रहे हैं तब भी हम उन घरों में सुरक्षित नहीं है, तो कहीं ना कहीं अथॉरिटी को इसमें आगे आकर के सभी सोसाइटियों का ऑडिट कराना चाहिए, क्योंकि लगातार निवासियों का कहना है, उनमें आक्रोश देखने के लिए मिला है कि सोसाइटी में अभी भी 15 जगह ऐसी चिन्हित की गई हैं जहां पर प्लास्टर गिरने से किसी की भी जान जा सकती है। वहीं ग्रेटर नोएडा में ऐसी भी सोसाइटियां हैं जहां पर लोग प्लास्टर गिरने के डर से सरों पर हेलमेट लगाकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि प्राधिकरण इसमें क्या कुछ संज्ञान लेता हुआ नजर आएगा, या फिर सड़कों पर अरियंत अंबर सोसाइटी के निवासियों का एक बार फिर से बड़ा प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा। अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ आगे का संज्ञान लिया जाएगा, क्या बिल्डर की गिरफ्तारी होगी, ये बड़ा सवाल, और किस तरीके से वहां पर रहने वाली जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं प्रिया राणा, ग्रेटर नोएडा। देखिए, आपको बताएं कि आज जरूरत इस बात की है सिर्फ जांच और बयान की नहीं। ये बात सिर्फ जांच और बयान की नहीं है, बल्कि जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की है। बिल्डर, ठेकेदार, मेंटेनेंस एजेंसियां, संबंधित अधिकारी, सभी की जवाबदेही तय करनी होगी। साथ ही एक किसी को गिरफ्तार करने महज से देखिए पूरी वारदात को हम नहीं बोल सकते कि उनको न्याय मिल जाएगा। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है सोसाइटी के जो मालिक हैं, सोसाइटी के जो रहने वाले हैं, और साथ ही प्रशासन को भी कि आने वाले समय में किस तरह से उनको न्याय वो दे पाते हैं। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में अचानक बदलते मौसम और तेज हवाओं ने एक बार फिर राजधानी की देखिए तैयारियों पर पूरा तरह से सवाल खड़े कर दिए हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल 2 के पास खड़े 3 एयर इंडिया विमानों को तेज हवा के कारण नुकसान पहुंचने की खबर ने हवाई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक तेज आंधी और खराब मौसम के दौरान एयरपोर्ट पर पार्क किए गए 3 वाहनों के बाहरी हिस्से को क्षति पहुंची। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी की यात्री के यातायात होने की सूचना नहीं मिली है। साथ ही लेकिन ये घटना विमान और ग्राउंड हैंडलिंग सिस्टम की मजबूती पर भी गंभीर सवाल जरूर खड़े करता है। अब बड़ा सवाल यही है कि जब देश की राजधानी के सबसे व्यस्त और हाईटेक एयरपोर्ट पर ऐसी घटनाएं हो सकती है, तो क्या मौसम जैसी प्राकृतिक चुनौतियों से निपटने की तैयारी पर्याप्त नहीं है?
क्या ग्राउंड स्टाफ और एयरलाइंस कंपनियों की सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सकेगा? एयरपोर्ट अधिकारियों ने तुरंत नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है और यात्रियों की सुरक्षा लेकर ध्यान में रखते हुए निगरानी भी बढ़ा दी है। लेकिन ये घटना सिर्फ एक तकनीकी नुकसान नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है। देखिए, बदलते मौसम के साथ हवाई ढांचे और आर्थिक मजबूत और सुरक्षित बनाना जरूरी हो जाता है। दिल्ली जैसे शहर में जहां मौसम तेजी से बदलता नजर आता है, यहां एयरपोर्ट पर खड़े विमानों की सुरक्षा के लिए क्या और कड़े प्रोटोकॉल जरूरत है। साथ ही आपको बताएं, क्या केवल मौसम विभाग की चेतावनी जारी करना ही काफी हो जाता है या फिर जमीन पर और मजबूत तैयारी की आवश्यकता पड़ जाती है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राजधानी का एयरपोर्ट सिस्टम तेज हवाओं और अचानक मौसम बदलाव जैसी स्थितियों के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, या फिर हर बार हादसे के बाद ही सुधार की बात होती रहेगी? देखिए, बेशक यहाँ जो आज देखिए टर्मिनल 2 पर जो भी वारदात हुई है, उसके बाद ये नहीं खबर आई है कि किसी को वहां क्षति पहुंची है, किसी को नुकसान हुआ है। लेकिन अगर वहां किसी को नुकसान पहुंच जाता तो क्या नुकसान पहुंचने के बाद वहां पे पूरी कार्रवाई की जाती या फिर सुरक्षा के तमाम जो पूरी तरह से सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाते? ये सोचने वाली बात जरूर है। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बाद प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में पुलिस और प्रशासन लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रही है ताकि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और पूरी तरह से हो सके, साथ ही बिना किसी चूक के। ग्रेटर नोएडा के देखिए 8 से 10 जून तक होने वाली परीक्षा के लिए 20 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 42,000 से ज्यादा परीक्षाएं देने वहां छात्र जाएंगे। वहीं गाजियाबाद में 25 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी आप सोच सकते हैं कि 2 शिफ्ट में वहां परीक्षाएं होंगी। साथ ही हर पाली में करीब 11,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो शामिल होंगे। पहली बार परीक्षा शुरू होने से पहले केंद्रों के खाली कमरों को सील किया जाएगा। सभी केंद्रों पर पूरी तरह से सत्यापन और साथ ही सीसीटीवी की निगरानी रखी जाएगी। साथ ही पूरी तरह से वहां पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहेगा। आपको बताएं कि संख्या में शिक्षक, कर्मचारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट और सभी तरह से वहां मौजूद रहेंगे ताकि किसी भी तरह के कोई धांधली की खबर सामने न आए। सोशल मीडिया पर भी 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी तरह की अफवाह या पेपर लीक जैसी गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई हो सके। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि पूरी तरह से सर्वर गैंग और नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बोर्ड ने भी कड़ा आदेश दिया है कि पहली बार दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। वहीं दोबारा पकड़े जाने पर आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार भी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पूरी तरह पारदर्शिता के साथ हो पाएगी, पूरी तरह नकल मुक्त हो पाएगी? इसी पर देखिए हमारी नजर लगातार बनी हुई है किस तरह से भर्ती परीक्षा यहाँ आ रही है। दिल्ली देखिए यूपी पुलिस की यहाँ एग्जाम आने वाले हैं, ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है कि जो पूरी तरह से प्रशासन है हर गतिविधि पर नजर रखे, चप्पे चप्पे पर नजर रखे। देखिए जिस तरह से नीट यूजी पेपर में धांधलीबाजी सामने आई थी, ऐसे में यहाँ प्रशासन के कंधों पर ज्यादा जिम्मेदारी बैठ जाती है कि वो देखिए जिस तरह से भर्ती परीक्षा के एग्जाम है उनको सही तरीके से करवा पाए, किसी भी जो स्टूडेंट है किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई भी धोखा ना हो, उनके भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो। तो इसलिए प्रशासन को बहुत जरूरत पड़ जाती है कि वो हर स्टेप को बहुत सोच समझ कर ले। बहरहाल मैं तभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।